अब करेंगे ट्रेडिशनल नॉन डिस्काउंटिंग के अंदर जो हमारी फर्स्ट टेक्निक थी, दैट इज पे बैक पीरियड मेथड। पे बैक पीरियड मेथड, इसका मीनिंग क्या होता है? पे बैक पीरियड मेथड का नाम से क्या क्लियर हो रहा है आपको? पे बैक मीनिंग जो आपने इन्वेस्ट किया है वो आपको वापस कब मिलेगा, समझ रहे हो? अगर आपने 10,000 रुपए कहीं इन्वेस्ट किए तो वो 10,000 रुपए आपके वापस कितने सालों में आएंगे, कितने पीरियड में आएंगे, उसको हम क्या बोलते हैं? पे बैक पीरियड मेथड। तो ये कंसीडर नहीं कर रहा है आपको कैश फ्लो को, आपके ना तो ये प्रेजेंट वैल्यू को कंसीडर कर रहा है कहीं पर नहीं, ये तो सिर्फ ये देख रहा है कि अगर आपने स्टार्टिंग में जो इन्वेस्ट किया है वापस वो कब मिलेगा, उसको बोलते हैं पे बैक पीरियड मेथड। एग्जाम्पल लेते हैं, मान लीजिए इनिशियल इन्वेस्टमेंट इसने कर दी 1 लाख रुपीज, ठीक है? 1 लाख रुपीज इसने स्टार्टिंग में इन्वेस्ट कर दिया। अब आपको इसको जो मतलब जो इनफ्लो हो रहा था, मतलब जो पैसा इसको वापस मिल रहा था वो 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल 6 साल, स्टार्टिंग में इसको मिला मान लीजिए 40,000 मिला, फिर इसको 30,000 मिला, फिर इसको 20,000 मिला, फिर इसको 10,000 मिला, फिर इसको 50,000 मिला, ऐसे मिला, ठीक है? तो ये पे बैक पीरियड मेथड क्या बोलता है कि इनिशियल इन्वेस्टमेंट 1 लाख है, ये 1 लाख इसको कितने सालों में मिलेगी? तो यहाँ पर ये कुमुलेटिव बना लेता है, कुमुलेटिव इनफ्लो करता है, जिसमें ये 40,000 आ जाएगा, नेक्स्ट में 70 आ जाएगा, नेक्स्ट में 90 आ जाएगा, फिर ये 1 लाख आ जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पर मतलब जो ये 4th ईयर है ये आपका पे बैक पीरियड आ गया, पे बैक पीरियड आ गया, ठीक है? अब यहाँ पर क्वेश्चन ये उठता है कि ये इन्वेस्ट करना चाह रहा है, अब इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले रहा है कि ये इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करे या ना करे, किसके पे बैक पीरियड मेथड से डिसीजन ले रहा है, इसने करनी दी इन्वेस्टमेंट। तो ये जो डिसीजन रूल है ये क्या बोलता है? ये कहता है कि स्टार्टिंग में हमने सोचा था कि हमारा 1 लाख रुपए 5 साल में हमें वापस मिलेंगे, लेकिन ये तो हमें 4 साल में मिल जाएंगी, ठीक है? तो इसका मतलब जो हमने सोचा था और जो हमारा एक्चुअल में आएगा वो हमारा कम है, दैट मीन्स अगर वो कम है तो उसको हम क्या कर देंगे? एक्सेप्ट कर देंगे, राइट? तो हमारा जो फर्स्ट पॉइंट था दैट इज पे बैक पीरियड मेथड, वो आपको क्लियर हो गया होगा। और एक फॉर्मूला और याद रखना, वो फॉर्मूला है आपका इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय कांस्टेंट एनुअल कैश फ्लो। डिस्काउंटिंग कैश फ्लो नहीं है, कांस्टेंट एवरेज, कांस्टेंट एनुअल कैश फ्लो है। लास्ट में आपको मैं सारे फॉर्मूले अच्छे से लर्न करा दूंगी, टेंशन मत लो, अभी आप नॉर्मली इनका मीनिंग क्लियर कर लो, राइट? क्योंकि जो हमारे फॉर्मूले हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सो मैं लास्ट में आपकी रिविजन पक्का करा दूंगी, राइट? सो अब हम सेकेंड नंबर पर करेंगे, आपका सेकेंड नंबर पर आता है डिस्काउंटिंग पे बैक पीरियड मेथड। इसके अंदर पता आप क्या कर रहे हो? इसके अंदर आप पे बैक पीरियड को डिस्काउंट कर रहे हो। डिस्काउंटिंग फैक्टर आपका गिवन होगा, मान लीजिए आपका 10%, उसको आप अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी बोलते हो, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी बोलते हो। तो ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कि आपको फाइंड आउट कैसे करना है, क्योंकि इतना लेंथी क्वेश्चन नहीं आएगा आपका। अगर इतना लेंथी आ गया तो 2 मार्क्स में कैसे होगा, राइट? पॉसिबल कैसे है कि आप उस पर 5 मिनट लगा दो, मार्क्स आपको 2 ही मिल रहे हैं। तो बस आपको इतना समझना है कि ये क्या चीज है, किस में आता है, फॉर्मूला क्या होता है। अब हम थर्ड नंबर पर करेंगे, ट्रेडिशनल के अंदर, ट्रेडिशनल या नॉन डिस्काउंटिंग मेथड के अंदर थर्ड नंबर पर आता है हमारा ARR, दैट मीन्स अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न। क्या आता है थर्ड नंबर पर हमारा? ARR, अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न, अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न। और इसी को दूसरे नाम से जानते हैं दैट इज एडजस्टेड रेट ऑफ रिटर्न, रेट ऑफ रिटर्न। और एक नाम और भी होता है, वो होता है प्री डिटरमाइंड रेट। देखो ये भी हमारा ट्रेडिशनल और नॉन डिस्काउंटिंग मेथड ही है,
चलता है, अकाउंटिंग प्रॉफिट्स को लेकर चलता है, ये आपके कैश फ्लो, डिस्काउंटिंग कैश फ्लो को लेकर नहीं चलता, कैश फ्लो को कंसीडर नहीं करता, ये आपके अकाउंटिंग प्रॉफिट्स को कंसीडर करता है। इसीलिए अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न भी आपका ट्रेडिशनल और नॉन डिस्काउंटिंग मेथड ही है, ठीक है। और इसके अंदर बस आपको क्या करना है, डिसीजन रूल क्या होगा, मीनिंग आप किस टाइम पर उसको एक्सेप्ट या रिजेक्ट करोगे, वो आप देखोगे ओनली एंड ओनली ये कि जो आपका स्टार्टिंग में जो आपने डिसाइड किया है वो रेट और अब जो आ रहा है, मतलब आपका जो अकाउंटिंग प्रॉफिट्स है वो किसमें ज्यादा है, ठीक है। वो अगर ज्यादा है तो आप ARR को इस मेथड से उस इन्वेस्टमेंट डिसीजन को सेलेक्ट करोगे, अदरवाइज रिजेक्ट कर दोगे। वो फॉर्मूला क्या है अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न निकालने का, फॉर्मूला है आपका, जैसे उसमें पेबैक पीरियड के अंदर आपकी इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय कांस्टेंट एनुअल कैश फ्लो था ना, यहाँ पर आ जाएगा आपका, रहने वाला है आपका एवरेज एनुअल प्रॉफिट, या फिर आप अकाउंटिंग प्रॉफिट भी बोल सकते हो, डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेस्टमेंट। हमेशा याद रखना जो आपका पेबैक मेथड था उसके अंदर आपकी इन्वेस्टमेंट ऊपर थी और आपका जो रिटर्न आ रहा था एनुअल कैश फ्लो जो हो रहा था वो नीचे था। यहाँ पर क्या होगा, आपका एनुअल प्रॉफिट जो होगा, एवरेज एनुअल प्रॉफिट या अकाउंटिंग प्रॉफिट होगा, उसका एवरेज ऊपर आएगा और नीचे क्या आएगा, एवरेज इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ तक हमारे ट्रेडिशनल नॉन डिस्काउंटिंग मेथड कंप्लीट हो गए हैं। अब हम करेंगे डिस्काउंटिंग मेथड, ठीक है। देखो टाइम एडजस्टेड डिस्काउंटिंग कैश फ्लो के अंदर हमारे 3 आते हैं, एक एक करके करेंगे तीनों को अच्छे से क्लियर। फर्स्ट आता है आपका NPV नेट प्रेजेंट वैल्यू, सेकंड है PI मतलब प्रेजेंट नहीं प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, और थर्ड नंबर पर आता है IRR मतलब इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। ये NPV नेट प्रेजेंट वैल्यू क्या होता है, सबसे पहले आप इसका फॉर्मूला लर्न करो। फॉर्मूला जैसे ही लर्न हो गया आपका काम खत्म हो जाएगा, मीनिंग आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। नेट प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला होता है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो डिवाइडेड माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। ये आपका फॉर्मूला होता है नेट प्रेजेंट वैल्यू का, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। अब इसका मीनिंग क्या है, देखो पहली बात तो ये आपके कैश फ्लो को प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट कर रहा है, दैट मीन्स ये डिस्काउंट कर रहा है, तो यहां पर ये डिस्काउंटिंग फैक्टर को कंसीडर कर रहा है। डिस्काउंटिंग फैक्टर को आप अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी बोलते हो। अच्छा जी, यहां तक आपको क्लियर हो गया। अब ये अगर आपका प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो मान लीजिए 100 है और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो मान लीजिए 100 है, तो आपका 0 आ जाएगा। तो याद रखना जो क्वेश्चन आता है वो यही पूछते हैं कि अगर आपका एनपीवी ग्रेटर देन 0 है तो आप क्या करोगे, लेस देन 0 है तो क्या करोगे, या 0 है तो क्या करोगे, ठीक है, या फिर वो 1 के साथ कंपेयर करेंगे। मैं आपको इतने अच्छे से क्लियर कराने वाले हूँ इनका डिफरेंस, पहले आप डिफरेंस क्लियर करें, बाद में हम समझेंगे मेन चीज क्या है, ठीक है। लिसन, अगर आपका इनफ्लो और आउटफ्लो बराबर होएगा तो आपका एनपीवी क्या आ जाएगा, 0। तो हम ये देखेंगे अगर हमारा एनपीवी ग्रेटर देन 0 है, ग्रेटर देन 0 है तो हम उसको एक्सेप्ट करेंगे। अगर हमारा एनपीवी लेस देन 0 है तो हम उसको रिजेक्ट करेंगे, और अगर हमारा एनपीवी 0 है तो एक्सेप्ट रिजेक्ट करना हमारे मतलब हम कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। ये हमारा डिसीजन हो गया एनपीवी। अब मैं आपको पहले बिना लिखे बताती हूँ कि प्रेजेंट प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स क्या होता है। देखो प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स आपका एनपीवी में जैसे पीवी इनफ्लो माइनस आउटफ्लो था, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो माइनस आउटफ्लो था,
प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स के अंदर होता है आपका प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो डिवाइडेड बाय प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। अब मुझे एक बात बताए, अगर आपका इनफ्लो 100 है डिवाइडेड बाय आउटफ्लो आपका 100 है तो वो 1 के इक्वल आएगा। अगर एनपीवी की बात कर रहे हो तो दोनों इक्वल है तो वो 0 के इक्वल आएगा, और अगर आप पीआई की बात कर रहे हो प्रॉफिटेबिलिटी में और दोनों इक्वल है तो वो 1 के इक्वल आएगा। इसीलिए आपका डिसीजन रूल पीआई के केस में 1 से स्टार्ट होगा। अगर आपका पीआई ग्रेटर देन 1 आता है एक्सेप्ट दोज प्रोजेक्ट, अगर आपका पीआई लेस देन 1 आता है रिजेक्ट, और अगर आपका पीआई इज इक्वल टू 1 आता है तो एक्सेप्ट और रिजेक्ट, ये आपके हाथ में। सो देखो फ्रेंड्स, बहुत बार मैंने देखा है और मैंने अपनी फ्रेंड्स में भी देखा है कि वो ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि 0, अगर क्वेश्चन में देखो एनटीए वाले आपको इतना सीधा सीधा क्वेश्चन तो देंगे नहीं, राइट, कि आपने पढ़ रखा है वो यू आ जाएगा, थोड़ा सा तो वो टेक्निकली करेंगे। वो क्या करेंगे, एनपीवी वाले केस में आपको 1 से रिलेट करके दिखा देंगे और 0 से रिलेट करके दिखा देंगे। आप तो फंस गए, आप तो समझ नहीं पा रहे हो कि ग्रेटर देन 1। अगर आपको खाली एक केस दिया होता तो आप समझ जाते कि ग्रेटर देन 1 है एक्सेप्ट, ग्रेटर देन 0 एक्सेप्ट, दोनों दे दिए तब तो फंस गए कि एनपीवी के केस में ग्रेटर देन 0 था या ग्रेटर देन 1 था। तो फॉर्मूला याद रखना कि एनपीवी का फॉर्मूला होता है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउट इनफ्लो माइनस के प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो, और अगर 100 माइनस के 100 होगा तो 0 बचेगा। इसीलिए एनपीवी का जो डिसीजन रूल होगा वो 0 से कंपेयर किया जाएगा, और प्रॉफिटेबिलिटी में इनफ्लो डिवाइडेड बाय आउटफ्लो था, इसीलिए 100 डिवाइडेड बाय 100 करेंगे तो 1 के इक्वल आएगा, और डिसीजन रूल हमारा 1 के साथ कंसीडर किया जाएगा। ये हमारा डिफरेंस था, ठीक है। मैं ना वैसे अलग अलग कराती तो ये आपको ये जो डिफरेंस था ये क्लियर नहीं होता, इसीलिए मैंने इकट्ठा कराया। अगर आप बोलोगे नहीं, मैं अभी आपको बता दूंगी, अलग अलग फॉर्मूला भी लिख के दिखा दूंगी। सो डोंट वरी, बट आप बने रहिए, ठीक है। वीडियो को लास्ट तक देखिए, कितनी भी लंबी चलती रहे, डोंट वरी। अभी मैं इनको अच्छे से क्लियर कराती हूँ आपको, एनपीवी क्या है और पीआई क्या है, फिर हम जाएंगे अपने आईआरआर, राइट। देखो अब हम एनपीवी नेट प्रेजेंट वैल्यू को एक क्वेश्चन से समझते हैं कि जो फॉर्मूला था वो कैसे इंप्लीमेंट होता है। मैं आपको एक बात बता देती हूँ, ऐसे इस टाइप के क्वेश्चन आपको सोल्व करने नहीं आएंगे पेपर के अंदर, ये हमारे ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में थे, ठीक है। बट मैं आपको इसलिए एग्जाम्पल के थ्रू ये इसको समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि आपको अच्छे से माइंड में क्लैरिटी बैठ जाए कि ये फॉर्मूला क्या था। इसलिए बस, मेरा और कोई पर्पस नहीं कि आपको मैं ये बताऊं कि इस टाइप के आएंगे और आप कंफ्यूज हो जाओ कितना बड़ा क्वेश्चन कैसे हम सॉल्व करेंगे। लिसन, क्वेश्चन दिया हुआ है कि आपकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट है 3 लाख, आपकी कैश फ्लो गिवन है 60, 60, 90, 90, 110, और आपका डिस्काउंटिंग रेट गिवन है 10%, ठीक है। तो सबसे पहले आपका काम होगा कि आप डिस्काउंटिंग फैक्टर को देखो हम टेबल वैल्यू से इसको लेकर चलते हैं, लेकिन अगर आप टेबल वैल्यू आपके पास नहीं है तो जब आप एमकॉम में थे, जब आपके फर्स्ट ईयर में आया होगा तो उस टाइम पर आप कैलकुलेटर से कर रहे होते, तो उसमें आपका फॉर्मूला क्या होता है डिस्काउंटिंग फैक्टर का, 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर की पावर 1, और कैलकुलेटर से आप क्या करते हो 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर, आर कितना है आपका 10%, तो 10 बाय 100 मतलब 1/10 मतलब 0.1, तो 1.1 आ गया 1.1, तो 1 डिवाइडेड बाय 1.1 इज इक्वल टू 0.909। फिर फर्दर आपको यहाँ पर स्क्वायर करने की जरूरत नहीं है, दोबारा से डिवाइड करो 1.1 से और आंसर निकल जाएगा 0.826, फिर फर्दर डिवाइड करो 1.1 से, आंसर निकल जाएगा 0.751, फिर डिवाइड करो 1.1 से, फिर आंसर निकल जाएगा 0.683, फिर डिवाइड करो 1.1 से, आंसर आ जाएगा 0.620, फिर डिवाइड करो 1.1 से और आपका आंसर आ जाएगा 0.564। कहने का मीनिंग ये है कि आपको दोबारा से स्क्वायर वगैरह लगाने की कोई जरूरत नहीं है। 1 डिवाइड बाय 1.1 करो, 1.1 मतलब 10% है, 10 बाय डिवाइड करेंगे तो 0.1 आया, तो 1 में ऐड करा मतलब 1.1, जो आपका आंसर आता जा रहा है डिवाइड करते जाओ उससे 1.1 से, फिर डिवाइड उसी आंसर को 1.1 से, फिर डिवाइड उसी आंसर को 1.1 से, आपका डिस्काउंटिंग फैक्टर निकल जाएगा, ठीक है। अब आपकी बारी आती है इसके साथ मल्टीप्लाई करने की, जिससे आपका क्या निकल जाएगा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो, ये आपका निकल जाएगा।
कैसे निकलेगा फटाफट बताने, 60,000 इंटू में 0.909, 54540, अगले में 60,000 इंटू 0.826 इज इक्वल टू 49560, अगले में 0.751 इंटू 90,000 दैट इज 67590। आप फटाफट साइड में निकालो, 683 इंटू 90,000, ये आपका निकल जाएगा 61470। नेक्स्ट है 1,10,000 इंटू में 0.620 दैट इज 68,200 आफ्टर, अच्छा ये इसका था ही नहीं, यहीं तक था, ये डिस्काउंटिंग फैक्टर था, यहीं तक था। अब आपका क्या आता है, आपका फॉर्मूला क्या था एनपीवी का, एनपीवी नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालने का था, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस के प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो, ये था आपका फॉर्मूला। क्या करोगे आप, ये आपका प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो निकल जाएगा, अगर आप टोटल कर रहे तो टोटल करो फटाफट, 54,550 प्लस 49560 प्लस 67590 प्लस 61470 प्लस 68200 इज इक्वल टू 3,13,60, ये आ गया आपका। ठीक है, ये आपका इनफ्लो है, 3,01,360 माइनस के 3 लाख, क्योंकि आउटफ्लो आपका 3 लाख था, 1360। इसका मतलब क्या हो गया, आपका एनपीवी ग्रेटर देन 0 है एक्सेप्ट द प्रपोजल, एक्सेप्ट द प्रपोजल, समझ में आया, क्योंकि आपका एनपीवी पॉजिटिव आ रहा है, एनपीवी अगर आपका पॉजिटिव होगा तो एक्सेप्ट करोगे। तो ये था आपका एनपीवी। अगर आपका यहां पर पीआई होता, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स होता, तो प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स का फॉर्मूला क्या था, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो डिवाइडेड बाय प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो, यही था। तो इनफ्लो कितना था आपका 3,01,360 डिवाइडेड बाय करो 3 लाख, तो आपका पीआई कितना आता 3,10,360 डिवाइडेड बाय 3 लाख, आपका आंसर आता है 1.0045, दैट मीन्स ग्रेटर देन 1। तो आप इसमें भी इसको एक्सेप्ट करते, तो आपके दोनों मेथड एमपीवी और पीआई क्लियर है। अब हम करेंगे आईआरआर, मतलब इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, क्योंकि दैट इज इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, क्या है हमारा इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। यहां से जिस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैं बस आपको उतना ही बताऊंगी, ज्यादा इसको कॉम्प्लिकेट नहीं करूंगी, राइट। सो सबसे पहले इसको अदर नेम, इसके अदर नेम क्या क्या है उनको हम डिस्कस कर लेते हैं एक बार, क्योंकि क्वेश्चन आया हुआ है तो लर्न करने हैं आपको। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न को एक तो हम इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न के नाम से जानते हैं, दूसरा हम जानते हैं टाइम एडजस्टेड रेट ऑफ रिटर्न, टाइम एडजस्टेड रेट ऑफ रिटर्न। तो अगर आपसे पूछा जाए कि टाइम एडजस्टेड रेट ऑफ रिटर्न क्या है, तो आप कहोगे इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न है। थर्ड नंबर पर आता है हमारा कि इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न को हम मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल के नाम से भी जानते हैं, मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए आईआरआर के नाम क्या है, तो ये क्या है, मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल। फोर्थ एक और भी बोलते हैं जिसको हम बोलते हैं मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल, क्या, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और लास्ट है हमारा यील्ड ऑन इन्वेस्टमेंट के नाम से भी जाना जाता है, यील्ड ऑन इन्वेस्टमेंट। और एक बात और मैं उसमें भूल गई थी कि जो हमारा प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स है, पीआई मतलब जो प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स है, उसका दूसरा नाम बेनिफिट कॉस्ट रेशियो भी है। पता है क्यों, क्योंकि उसमें क्या होता है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो डिवाइडेड बाय प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। बेनिफिट तो आपका क्या हो गया, इनफ्लो, और कॉस्ट आपका क्या हो गया, आउटफ्लो। क्लियर हुआ। आईआरआर के मेथड लर्न कर लो सारे के सारे। आईआरआर को इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न के नाम से जानते हैं, टाइम एडजस्टेड रेट ऑफ रिटर्न के नाम से जानते हैं, मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल के नाम से जानते हैं, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल के नाम से जानते हैं, और यील्ड ऑन इन्वेस्टमेंट के नाम से जानते हैं।
अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो एक बात लिखी आती है इनके बाद जो एक और बात होती है वो है कि आईआरआर क्या होता है, आईआरआर के अंदर क्या है। तो आईआरआर के अंदर हमेशा याद रखना आपका एनपीवी इज ऑलवेज जीरो, एनपीवी इज ऑलवेज जीरो। दैट मीन्स कि आपका प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो, तभी तो वो जीरो होगी। जब आपके इनफ्लो और आउटफ्लो दोनों इक्वल होंगे तभी वो क्या होगी, जीरो होगी। तो आईआरआर का सबसे इंपॉर्टेंट रूल यही होता है कि आपकी एनपीवी जीरो के इक्वल होती है, राइट। और दूसरी बात अगर हम बात करें आईआरआर के अंदर तो वो क्या है कि इसके अंदर आपका दो चीजों को कंसीडर करता है, एक तो आपका आईआरआर कितना आया, ठीक है, और एक आपका डिस्काउंटिंग फैक्टर या आप कह सकते हो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ कैपिटल, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अगर आपका आईआरआर ग्रेटर देन आता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ कैपिटल के एक्सेप्ट द प्रोजेक्ट, अगर आपका आईआरआर लेस देन आता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ कैपिटल के रिजेक्ट द प्रपोजल, और अगर आपका आईआरआर इज इक्वल टू आता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की तो आपकी मर्जी, जो आपका मन करे वो करना, ठीक है। अब लास्ट में मैं एक बार इसका फॉर्मूला और बता देती हूँ, उसके बाद हमारा हो जाएगा चैप्टर नॉट फिनिश, एक पार्ट कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद हम कन्वेंशन नॉन कन्वेंशन पढ़ेंगे। आईआरआर का फॉर्मूला, राइट, फॉर्मूला करने के बाद खत्म। आईआरआर का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, आईआरआर इज इक्वल टू लोअर डिस्काउंट रेट प्लस एनपीवी at lower discount rate divided by NPV at lower discount rate minus NPV at high discount rate into difference of discount rate। ये आपका फॉर्मूला, इसको लर्न कर लेना। देखो अगर इसको आप समझाने लगूंगी तो एक लेक्चर और लग जाएगा। अगर आपको समझना हो तो आप नीचे कमेंट भी कर देना कि इसका पूरा का पूरा इसको अच्छे से समझाओ, इसका क्वेश्चन तो मैं समझा भी दूंगी, राइट। बट अभी आपको इसका लर्न करना है क्योंकि जो आईआरआर मेथड होता है उसमें आपका पेबैक पीरियड मतलब फेक पेबैक पीरियड निकालना होता है, क्योंकि आपका जो डिस्काउंटिंग रेट है वो गिवन नहीं होता, वो आपको खुद फाइंड आउट करना होता है। तो उसके लिए आपका एक फॉर्मूला लगता है, लोअर डिस्काउंट रेट प्लस एनपीवी एट लोअर डिस्काउंट रेट, एनपीवी एट लोअर डिस्काउंट रेट माइनस के एनपीवी एट हायर डिस्काउंट रेट इनटू में डिफरेंस ऑफ डिस्काउंट रेट। ओके, अगर आपको इसका क्वेश्चन अच्छे से सोल्व करवा के देखना है तो आप नीचे कॉमेंट कर देना, मैं आपको करा दूंगी, राइट। एंड थैंक यू सो मच।